नमस्कार। मैं आज अपने व्याख्यान में प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु विद्यार्थियों को आदिकाल की विशेषताओं पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, इससे पूर्व के मेरे सारे व्याख्यानों में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के बारे में अधिकांश जानकारी दे दी है। आदिकाल की पृष्ठभूमि यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियां, आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ, आदिकाल के साहित्य को 5 भागों में बांटते हैं, जैसा कि हम जैन, सिद्ध, नाथ, रासो साहित्य और अन्य साहित्य की चर्चा कर चुके हैं। और अब आदिकाल के साहित्य के अंतिम चरण में मैं आज आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, जो कि प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? आदिकाल की परिस्थितियों का निर्माण जिस प्रकार से हुआ, यानी उस काल में राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता थी और देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राजा आपस में संघर्षरत रहते थे। अस्थिरता, अशांति और युद्धों के माहौल के अनुरूप ही इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं हुई। यही कारण है कि इस काल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। इस आदिकालीन काव्य में वीर रस प्रधान रचनाएं कवियों ने की, जिसमें आश्रयदाता राजाओं, जिन राजाओं के आश्रय में वो रहते थे, उन राजाओं की वीरता, ओजस्विता और शौर्य का वर्णन उन्होंने किया है। क्योंकि ये राजा जब युद्ध में जाते थे तो चारण और भाट उनके यशोगान को प्रस्तुत करते थे और यही कारण रहा कि उनके द्वारा रचित रचनाओं में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप चंदवरदाई की पृथ्वीराज रासों में वीर रस का उदाहरण वज्जीय घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, ये पंक्तियां कहकर वीर रस या ओज का की प्रस्तुति दी गई है। श्रृंगार रस, चूंकि वीर रस के बिल्कुल विपरीत श्रृंगार रस की रचनाएं होती हैं, लेकिन आदिकाल में राजाओं ने 3 कारणों से युद्ध किया: जर, जरा और जमीन। स्त्री के लिए और राज्य के लिए यानी जमीन के लिए युद्ध हुआ करते थे, और सुंदर स्त्रियों की विलासिता के में वो राजा जितने क्षत्रिय और वीरता के रस में डूबे रहते थे, उतने ही श्रृंगार के रस में डूबे रहते थे। यही कारण है कि इन कवियों ने वीर रस के साथ श्रृंगार का चित्रण भी किया है। नारी सौंदर्य का चित्रण, नक्षिक चित्रण, षड ऋतु चित्रण यहाँ पर पूरी रूप से दिखाई देता है, क्योंकि स्त्रियों के मोहपाश में बंधे रहकर ये राजा विलासिता में डूबे भी रहते थे। युद्ध के साथ श्रृंगार भी यहाँ पर दिखाई देता है, और यही कारण है कि दूसरी विशेषता इस काल की है युद्धों का सजीव चित्रण। रीतिकालीन आदिकाल के सभी चारण भाट कवियों ने युद्धों का सजीव चित्रण किया। उसका एक प्रमुख कारण ये था कि ये केवल अपनी लेखनी ही नहीं चलाया करते थे, ये कवि चारण और भाट उतने ही योद्धा भी थे और एक सिपाही के रूप में अपने आश्रयदाता राजाओं के साथ में युद्ध में जाया करते थे, जहां उनका युद्धोन्माद बढ़ाया करते थे, उनके उत्साह वर्धन करते थे, साथ ही युद्ध भी लड़ते थे। तो युद्ध की विभीषिका का और युद्ध में शस्त्र संचालन और अपने राजाओं की वीरता का वर्णन करने के कारण यहाँ युद्धों का सजीव चित्रण हमें दिखाई देता है। क्योंकि कवि स्वयं योद्धा है, तो युद्ध का सजीव चित्रण इन कवियों ने किया है। फिर नारी सौंदर्य का चित्रण, जैसा कि मैंने अभी बताया कि श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण यहाँ नारी का चित्रण बहुत अधिक दिखाई देता है। जैसा कि पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई ने पद्मावती समय सर्ग में संयोगिता, जो ऐतिहासिक पात्र है जिसको यहाँ पर पद्मावती कहा गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन भी किया है। उदाहरण स्वरूप मनहु कला ससिभान कला 1600 वन्नीय, यानी उसका पद्मावती का जो मुख है वो चंद्रमा की 16 कलाओं से वर्णित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नारी सौंदर्य का भी अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण, नक्षिक चित्रण यहाँ पर पाया जाता है। प्रकृति चित्रण भी आदिकालीन काव्य की एक विशेषता है। यद्यपि प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण यहाँ नहीं दिखाई देता, युद्ध में प्रस्थान करते समय अपने राजाओं के साथ
जब ये कवि जाते थे तो युद्ध प्रस्थान के समय का चित्रण और युद्ध के मार्ग में आने वाले नगर, नदी, पर्वत आदि स्रोतों का चित्रण, वहां की वनस्पति का चित्रण इन्होंने प्रकृति चित्रण के अंतर्गत किया है। काव्य रूप की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य यहाँ लिखा गया। प्रबंध काव्य में जो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो, सभी हमीर रासो, ये सभी रचनाएं प्रबंध मानी जाती हैं। और मुक्तक काव्य वीरस चित्रण होने के कारण मुक्तक काव्य भी रचित किए गए। और इसमें आदिकाल में जैसे अमीर खुसरो की पहेलियां हैं वो मुक्तक के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से रासो ग्रंथ भी लिखे गए और जैन सिद्धनाथ साहित्य जो लिखा गया उनमें प्रबंध के साथ मुक्तक काव्य भी लिखा गया। मुक्तक की दृष्टि से यहाँ पर परमाल रासो को भी लिया जा सकता है, क्योंकि परमाल रासो एक तरीके से आला खंड है जिसमें वीर गीतों का चित्रण किया गया है। छंद वैविध्य, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग आदिकालीन काव्य में पाया जाता है, क्योंकि यह काव्य पांच प्रकार का काव्य था। जैन, सिद्ध, नाथ और वीर रसात्मक रासो काव्य तो और अन्य फुटकर काव्य। तो छंद भी उतने ही प्रकार के काम में लिए गए। अधिकांशतः जैनों सिद्धों के द्वारा दोहा, चौपाई छंदों का तो प्रयोग किया ही गया, लेकिन वीर रस की रचनाओं के अनुरूप वीर रस चित्रण में सहायक अनेकानेक छंदों का प्रयोग भी इन कवियों ने किया, जिनमें तोटक, तोमर, नाराज, अरिल, आर्या, गाथा, पद्दरी आदि अनेकानेक छंदों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। रासो ग्रंथों की रचना आदिकाल की प्रमुख विशेषता है, जिनकी चर्चा मैं बराबर कर रही हूँ आपसे। रासो ग्रंथ की रचना वीरस के अनुरूप होने के कारण रासो ग्रंथ लिखे गए और आदिकाल की सर्वाधिक रचनाओं में रासो ग्रंथों की संख्या सर्वाधिक है। और वास्तव में रासो शब्द, रासो काव्य राजस्थानी भाषा में लिखा गया वीर रसात्मक काव्य ही रासो काव्य है। तो रासो ग्रंथों की रचना आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता है। फिर आती है बात ऐतिहासिकता की। इस काल में के ग्रंथों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, यानी ऐतिहासिकता एक विवादास्पद प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे गए वो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं माने जाते, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, क्योंकि इन ग्रंथों में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों का चित्रण किया गया है वो इतिहास की घटनाओं से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण स्वरूप सबसे प्रमुख उदाहरण इसका पृथ्वीराज रासो ही है। और पृथ्वीराज रासो में जिन राजाओं, जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है वो इतिहास की घटनाओं से मेल नहीं खाती हैं। जिन तिथियों का वर्णन किया गया, जिन राजाओं का चित्रण किया गया है, वो पात्र, वो चरित्र और वो घटनाएं इतिहास में प्राप्त नहीं होती हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता को भी विवादास्पद मान करके इसे अप्रामाणिक भी माना है। तो ऐतिहासिकता की दृष्टि से चूंकि साहित्यिक रचनाएं थी तो साहित्यिक काव्य सौंदर्य तो यहाँ दिखाई देता है, लेकिन इस काल की काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता विशुद्ध रूप से नहीं पाई जाती। वही बिंदु है प्रामाणिकता असंदिग्ध, यानी यहाँ इस काल के ग्रंथों में जो प्रामाणिकता की दृष्टि से भी बहुत अधिक विवाद है। जैसा मैंने अभी बताया, पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उसका कारण वही है, वो घटनाएं, वो चरित्र जो कि प्रामाणिक रूप से हमें इतिहास में प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध नहीं है, संदिग्ध मानी गई है। और केवल पृथ्वीराज रासो ही नहीं, विशल देव रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, इन सभी की जो विषय वस्तु है, भाषा, शैली और विषय वस्तु में निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है रचना के प्रारंभ से अंत तक। ऐसा लगता है मानो किसी एक कवि ने इसकी रचना न करके अनेकानेक कवियों ने निरंतर हर काल, लंबे काल तक रचना की, जिसके कारण इनका जो स्वरूप है वो प्रामाणिक नहीं रह सका है। खुमाण रासों में की जो भाषा है वो 16वीं शताब्दी तक की दिखाई देती है, तो परमाल रासों में कुछ अंशों में 18वीं शताब्दी का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसीलिए रीति आदिकाल के ये ग्रंथ प्रामाणिकता की दृष्टि से भी संदेह के घेरे में आते हैं। भाषा 2 भाषाओं में इस काल के ग्रंथों की रचना हुई, डिंगल भाषा और
पिंगल भाषा। उस काल की राजस्थानी भाषा को, जिसमें काव्य रचनाएं की गई, वीरस प्रधान रचनाएं की गई, वो भाषा डिंगल मानी जाती है। और ब्रज भाषा मिश्रित वो अपभ्रंश भाषा पिंगल भाषा मानी जाती है। जितने भी रासो ग्रंथ हैं, अधिकांश रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रकार आदिकाल का साहित्य अपनी प्रामाणिकता, अपनी ऐतिहासिकता की दृष्टि से विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है, तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। और विपुल मात्रा में लिखा गया साहित्य है, जिसने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन राष्ट्रीयता की दृष्टि से राष्ट्र का वो उदात्त स्वरूप और राष्ट्रीयता का वो उदात्त भाव इस काव्य में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये काल वो काल था जब संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और छोटे छोटे राज्यों के राजा अपने राज्य को, अपनी छोटी सी विरासत को पूर्ण राष्ट्र का स्वरूप मानते थे और कभी भी अपने राजा के प्रति इतने स्वामी भक्त थे कि अपने राज्य की रक्षा हो जाए और उसके अलावा उन्हें अन्य देश के पूरे राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। यही कारण है कि राष्ट्रीयता का संकुचित स्वरूप या संकीर्ण राष्ट्रीयता का भाव आदिकालीन काव्य में पाया जाता है। इस प्रकार कला पक्ष और भाव पक्ष की लगभग सभी विशेषताएं मैंने यहाँ पर आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं में प्रस्तुत की है। धन्यवाद।